नमस्कार दोस्तों, जीके भाई हेमंत कुमार प्रजापति में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की किताब राजनीति को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। मुख्य बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे, सत्ता की साझेदारी का अर्थ। हम इस अध्याय में जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। शासन व्यवस्था में समाज के हर समूह की भागीदारी होती है। बेल्जियम की कहानी देखेंगे। क्या है बेल्जियम की कहानी? वहाँ की जटिल जातीय बनावट और नेताओं की समझदारी। किस प्रकार से नेताओं ने समझदारी से वहाँ जो हिंसक घटनाएं हुई उसको कम किया और किस प्रकार से सुधार करते हैं। श्रीलंका की कहानी, बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना और उसके कारण उपजा गृहयुद्ध। श्रीलंका में गृहयुद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेम कहानी है बेल्जियम और श्रीलंका की, लेकिन एक ने देश के नेताओं ने अच्छी समझदारी दिखाई, वहां पर अच्छा कार्य किया, और श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद, जो बहुसंख्यक चाहता है, संख्या में ज्यादा है, उस हिसाब से कार्य किया, तो वहां पर गृहयुद्ध हुआ। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है, इसके पीछे के युक्ति युक्त और नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप है। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और सामाजिक राजनीतिक स्तर पर विभाजन किस प्रकार से होता है देखेंगे। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के हर समूह, जाति और समुदाय को देश की सत्ता में भागीदारी या उचित हिस्सा दिया जाता है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के हर समूह, जाति और समुदाय को देश की सत्ता यानी सरकार में भागीदारी या उचित हिस्सा दिया जाता है, उसे क्या कह सकते हैं? सत्ता में साझेदारी। लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र की आत्मा। इसके बिना किसी भी लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं की जा सकती। स्थायित्व और शांति। जब समाज के सभी वर्गों को सरकार में हिस्सा मिलता है, जब समाज के सभी वर्गों को सरकार में हिस्सा मिलता है, तो उनके बीच आपसी असंतोष और विद्रोह की भावना खत्म हो जाती है। भारतीय संदर्भ में देखें तो जैसे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सभी वर्ग मिलकर सरकार और देश में के विकास में अपना योगदान देते हैं। सभी का महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पर। अब देखते हैं अपन बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की जातीय बनावट। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमाएं कौन कौन से देश से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। अब अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि बेल्जियम के कौन कौन से देश के साथ सीमा बनाता है। तो फनी जल किस प्रकार से याद रख सकते हैं? फनी जल। फ से फ्रांस, नी से नीदरलैंड, ज से जर्मनी, ल से लग्जमबर्ग। इसकी आबादी हरियाणा राज्य से भी कम है। इसकी बेल्जियम की। बेल्जियम कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। भारत कौन से महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब बेल्जियम की स्थिति देखते हैं। 59% आबादी जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहती है। बेल्जियम की जो 59% आबादी है वो फ्लेमिश इलाके में रहती है और डच भाषा बोलती है। क्या बोलती है? डच भाषा बोलती है। अब देखो इसको अपन किस प्रकार से याद कर सकते हैं। पहला, फ्लेमिश और डच कितने प्रतिशत? 59%। याद करने के तरीका है, डफर याद रख सकते हैं। डफरों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तो देश में क्या है? डफर ज्यादा है। तो ड से डच और अब फ से फ्लेमिश। ठीक है, कितने प्रतिशत? 59%। ठीक है। उसके बाद 40% आबादी वेलोनिया इलाके में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है।
देश में 40% जो आबादी है वो वेलोनिया इलाके में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। डच भाषा बोलने वाले कौन से इलाके में रहते हैं? तो फ्लेमिश में। और सर्वाधिक भाषा बोलने वाले देश में कौन सी जनसंख्या है? तो डच भाषी, है ना। 1% आबादी है देश में जर्मन भाषा बोलती है। ठीक है। राजधानी, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो ब्रुसेल्स। कौन सी है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट थी, यानी इसके विपरीत था। जो यहाँ पर बहुसंख्यक है, यानी संख्या में ज्यादा है, वो राजधानी में संख्या में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 80% लोग फ्रेंच बोलते थे यहाँ पर। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। और केवल 20% लोग डच बोलते थे। तनाव का कारण, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अधिक समृद्ध और ताकतवर थे। कौन? फ्रेंच भाषी, जिससे बहुसंख्यक डच भाषी नाराज थे। बेल्जियम की समझदारी, इसे अपन बेल्जियम मॉडल भी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी जो है इन्होंने किस प्रकार से की, आइए देखते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने गृहयुद्ध से बचने के लिए 1970 से 93 के बीच, बेल्जियम के नेताओं ने गृहयुद्ध से बचने के लिए, गृहयुद्ध होने के हालात हो गए थे, उससे बचने के लिए 1970 से 93 के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन किए थे। कितने संशोधन करते हैं? 4 संशोधन। और एक अनोखा मॉडल अपनाया। कौन सा? देखिए, मंत्रियों की समान संख्या। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बिल्कुल बराबर कर दी गई। जितने डच मंत्री होंगे उतने ही फ्रेंच मंत्री होंगे। कोई भी एक समुदाय अकेले कानून नहीं बना सकता था, यानी एक समुदाय कभी भी किसी पर हावी नहीं हो सकता था। क्षेत्रीय सरकारों की शक्तियां किस प्रकार से है? तो केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण शक्तियां देश के दोनों इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। एक तो फ्लेमिश है, एक वेलोनिया है, क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी जाती है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार, राजधानी है, तो राजधानी ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार बनी, जिसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व स्वीकार करना पड़ा। भाई 80-20 का है, तो उनमें भी समान बराबर रखा गया है। सामुदायिक सरकार, डच, फ्रेंच और जर्मन संस्कृति व भाषा से जुड़े मसलों के समाधान के लिए संबंधित भाषा के लोगों द्वारा एक विशेष सामुदायिक सरकार का चुनाव किया जाता था। श्रीलंका और बहुसंख्यक, बेल्जियम की आपने कहानी पढ़ी, अब श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीपीय देश है। कौन? श्रीलंका। आप देख भी सकते हैं, ये जैसे भारत है वो भारत के पास में ये श्रीलंका है ना, जो सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, भारत के एक साल बाद। भारत कब आजाद होता है? 15 अगस्त 1947 को, और श्रीलंका 1948 को। जातीय बनावट देखते हैं। 74% सिंहली समुदाय, यहाँ पर जो है 74% क्या है? सिंहली रहते हैं। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये जो सिंहली भाषी लोग हैं ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, 74% है। 18% तमिल समुदाय रहते हैं। इसमें 13% तो श्रीलंकाई मूल के हैं और बाकी भारतीय मूल के तमिल है, जो हिंदू भी है और मुस्लिम धर्म से भी है, यानी दोनों धर्म के लोग, जो भारतीय तमिल है वो दोनों धर्म के हैं। 7% ईसाई लोग हैं, जो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। 7% ईसाई है जो सिंहली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि बहुसंख्यकवाद क्या है। तो यह एक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई समुदाय संख्या में अधिक है तो वह देश पर अपने मनमाने ढंग से शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। श्रीलंका में गृहयुद्ध के कारण
किस कारण श्रीलंका में गृहीत हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। बहुसंख्यक थे सिंहली और इसका फायदा उठाकर प्रभुत्व जमाना चाहते थे अल्पसंख्यकों पर। 1956 में एक कानून पास किया। कब करते हैं? 1956 में। सिंहली एकमात्र राजभाषा होगी। तमिल भाषा की उपेक्षा करके सिंहली को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। नौकरियों में प्राथमिकता, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहली आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति चली। और बौद्ध धर्म को संरक्षण, नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। दुष्परिणाम क्या निकले इस कानून के? तमिलों में नाराजगी बढ़ी। सामान्य से बात, आप उनके हक छीन रहे हो। उन्होंने अपनी अलग पार्टियां बनाई और इलम, ये इंपॉर्टेंट है, इलम की मांग की, यानी अलग तमिल राज्य की। टकराव इतना बड़ा कि देश में भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया, जिससे हजारों लोग मारे गए और देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? तबाह हो गई। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो प्रकार के तर्क दिए जाते हैं, जो दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने दो देश के बारे में हमने चर्चा की है, एक तो बेल्जियम के बारे में और एक श्रीलंका के बारे में। किस प्रकार के परिणाम निकले आप तुलना कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। तो युक्ति युक्त कारण जो देखें तो यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव और हिंसा की आशंका को कम करता है। राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। कौन? सत्ता की साझेदारी। स्थायित्व रहेगा तो वहां पर हिंसा भी नहीं होगी। बहुसंख्यक समुदाय की मनमानी देश की अखंडता के लिए खतरा बन सकती है। अगर बहुसंख्यक लोग अपनी मनमानी करेंगे तो वहां पर क्या होगा? संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। अतः बंटवारा जरूरी हो जाता है। नैतिक कारण देखें अपन सत्ता की साझेदारी का, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है? आत्मा। ध्यान में रखना, ये बहुत बार प्रश्न आता है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? सत्ता की साझेदारी को। लोकतंत्र का अर्थ ही यही है कि जिन लोगों पर शासन किया जा रहा है, शासन चलाने में उनकी हिस्सेदारी हो। लोकतंत्र का अर्थ ही यही है, जनता का शासन। हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। एक वेद सरकार वही है जहां सभी नागरिक भागीदारी के माध्यम से व्यवस्था में जुड़ते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप देखते हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कई रूप हो सकते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण होता है। क्षैतिज वितरण को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, है ना। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा एक ही स्तर पर रहकर होता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्या है? विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना। विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। विधा से विधान, विधि, तो विधि को क्या कहते हैं? कानून। वो कौन बनाती है? विधायिका। कार्यपालिका कानून लागू करना और न्यायपालिका न्याय करना। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी एक अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, सभी एक दूसरे पर नजर रखते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें सरकार के विभिन्न स्तरों ऊपर से नीचे के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे पूरे देश के लिए केंद्र सरकार हो गई, प्रांतों के लिए राज्य सरकार हो गई, और जमीनी स्तर पर स्थानीय सरकार हो गई, जिसे अपन पंचायत नगर पालिका बोलते हैं। इसे उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकार का बंटवारा या संघीय सरकार प्रणाली भी कहते हैं। ध्यान में रखना। क्षैतिज वितरण में क्या आएगा? इनका बंटवारा कर दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना, सरकार के अंग जो बात करते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में जो स्तर है, स्तर की बात करेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार।
सत्ता की साझेदारी के रूप। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी। सत्ता का बंटवारा विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे देश में भारत में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था है वह भी इसी का रूप है, ताकि वे खुद को शासन से अलग न समझे। ये विभिन्न सामाजिक समूह उसमें क्या है, हिस्सेदारी ले। राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच साझेदारी। लोकतंत्र में नागरिकों के पास सत्ता के दावेदारों को चुनने का विकल्प होता है। जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार बनाती है तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं, जहाँ सत्ता साझा की जाती है। इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह जैसे किसान संगठन हो गए, व्यापारिक संगठन हो गए, मजदूर संघ हो गया, वे अपनी गतिविधि और आंदोलनों के माध्यम से सरकार के निर्णयों को प्रभावित करके सत्ता में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी निभाते हैं। ऐसे संगठन देखेंगे जो चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन संगठन का रूप में दबाव बनाते हैं सरकार पर, उसे दबाव समूह कहते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।